प्रोग्राम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे की। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को हिसार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही अमित शाह ने अपने संबोधन की शुरुआत हरियाणा वालों को धाकड़ कहकर की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करते हुए किस्सा सुनाया और कहा कि सैनी को जब आप देखोगे तो वे शांत, सौम्य और मुस्कुराते हुए दिखेंगे। अंदर से वे कठोर शासक भी है। प्रशासन पर उनकी पूरी पकड़ है। देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा दौरे के दौरान पूर्व मंत्री ओपी जिंदल की पुण्यतिथि पर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही मेडिकल कॉलेज में 30 बेड के आईसीयू यूनिट का लोकार्पण और पीजी हॉस्टल का शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हरियाणा के इस भूमि में देश की संस्कृति, संस्कार और परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और साथ ही एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें खरीदने वाला हरियाणा पहला राज्य है। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 75 साल से जो 60 करोड़ गरीबों की फौज इस देश में बनी थी, उसमें से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर एक 10 साल के अंदर ही ले जाने का काम किया। 4 करोड़ आवास बनाए, मतलब 20 करोड़ लोगों को छत देने का काम किया। 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है। 11 करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा देकर धुआं मुक्त घर बनाने का काम किया। 12 करोड़ परिवार इस देश में 2014 तक शौचालय विहीन थे। उस परिवार की बच्चियों की कल्पना करिए जहां शौचालय नहीं होता है। हम शहर में रहते हैं, हमें कल्पना नहीं है उसकी, मगर जिस परिवार में शौचालय नहीं होता है, इसकी माताएं, बहनें, बच्चियां किस तरह से जीती होगी। आजादी के 70 साल के बाद 12 करोड़ घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। और आज मैं अभिनंदन देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को कि देश में सबसे पहले हर घर को शौचालय देने वाली सरकार हमारी हरियाणा सरकार बनी। 15 करोड़ लोगों को घर में नल से जल दिया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और मित्रों, इसके साथ साथ ऊर्जा हर घर में पहुंचाई और अब कोऑपरेटिव के माध्यम से हर घर के अंदर स्वरोजगारी देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर कई सारे क्षेत्र के अंदर आमूलचूर परिवर्तन आए। और आज मैं जब यहां आया हूं तब अस्पताल के प्रांगण में, मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में मेरा कार्यक्रम है, तब एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के स्वास्थ्य की चिंता करी। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हो, बच्चे तो ढेर सारी चीजें रिसर्च कर भी डाउनलोड करते हैं, मगर आप भी ये सारी योजनाओं को एक मोतियों की माला बनाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कितनी दूरदर्शिता के साथ काम हुआ। सबसे पहले हर घर में गैस का सिलेंडर दिया। इसका सीधा रिश्ता महिला की, माता की स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है। जो चूल्हा फूंक कर रसोई बनाती थी वो माता 25-30 साल में उसके फेफड़े अकाल फाइब्रोसिस से ग्रस्त हो जाते। 400 सिगरेट जितना धुआं इसके फेफड़े में हर रोज पहुंच जाता था। तो 12 करोड़ घर में जब आप गैस का सिलेंडर पहुंचाते हो तो वो घर को धुएं से मुक्त करते हो। 12 करोड़ परिवारों में आप जब शौचालय देते हो तो स्वच्छता के कारण पूरे परिवार तो छोड़िए, पूरे गांव का स्वास्थ्य अच्छा होता है।
इसके बाद में योग मिशन आया। योग वो हमारी महान परंपरा है जो दवाई वगैरह के जीवन को सार्थक करती है और सालों से उसको भुला दिया गया था। आज न केवल भारत, पूरा विश्व योग से मानव के मन, शरीर और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य के सुधार को स्वीकार करता है। इसके साथ साथ फिट इंडिया मिशन आया, फिर पोषण अभियान आया, क्योंकि ढेर सारी बीमारियों का कारण कुपोषित नागरिक होता है। फिर मिशन इंद्रधनुष आया, जिसके माध्यम से हर एक बच्चे को सभी के सभी टीके लगाकर उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाया गया। और फिर भी अगर कोई बीमार पड़ता है तो आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख तक की पूरे स्वास्थ्य की सुविधाएं करी। और उसके साथ जल जीवन मिशन भी लाए। शुद्ध पीने का फ्लोराइड विहीन पानी 15 करोड़ घर में पहुंचाया। आप सब जानते हैं, जो छात्र हो तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मानव शरीर में पानी का हिस्सा कितना होता है और स्वास्थ्य में शुद्ध पानी का रोल भी क्या होता है। ये सारी चीजें एक प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जो हमारे देश के स्वास्थ्य को पूरी व्यवस्था इसकी फिट करने से लेकर, पोषण से लेकर, टीका लगाने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने तक एक माला में पिरोने का काम ये 10 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। क्योंकि एक समान विचार की पार्टी के लोग जब सिद्धांतों के आधार पर राजनीति करते हैं तो ऐसा ही होता है। इसका बेस्ट उदाहरण है तो हमारा हरियाणा है। ये हरियाणा में सबसे बड़ी बदनामी होती थी नौकरियों के अंदर करप्शन, जातिवाद के कारण। एक सरकार आती थी तो एक क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र के लोगों, और किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी नहीं मिलती थी। खर्ची भी चाहिए थी और पर्ची भी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्ची और पर्ची के बगैर 80,000 नौकरियां बांटकर ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र में जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते। हरियाणा के खिलाड़ियों ने ये 10 साल में 3 गुना पदक जीते हैं। ये कोई प्रयास के बगैर नहीं हो सकता। बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक छोटा प्रदेश होने के बावजूद 10 साल में हमारा हरियाणा बना। और सेना में हर 10वां जवान एक छोटे से हरियाणा से। सबसे ज्यादा 14 फसलें किसानों की अगर राज्य में एमएसपी पर खरीदी जाती है 24। सैनी जी बहुत जागरूक है। पहले 14 थी, सैनी जी के लिए ताली बजाओ, उन्होंने 14 से 24 कर दी। सबसे पहला राज्य अगर कोई है तो हरियाणा है। लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक अगर पूरे देश में सबसे पहले किसी ने दिया तो हरियाणा ने दिया। एक भी सरपंच अनपढ़ न हो ऐसा कोई राज्य है तो हमारा हरियाणा है। पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी भी महिलाएं ने सुनिश्चित हरियाणा ने करी है। हर एक घर में नल से फ्लोराइड विहीन शुद्ध जल भी हरियाणा ने पहुंचाया है। और सबसे पहला धुआं मुक्त, मतलब एक भी घर में कंडे और टहनियां लकड़ियां नहीं जलाई जाती है, ऐसा राज्य कोई बना तो अपना हरियाणा बना है। और सबसे पहला आयुष विद्यालय अगर कहीं बना तो अपने हरियाणा के अंदर। और हरियाणा का बजट हुड्डा साहब शायद कल देखेंगे अखबार में। हुड्डा साहब आप 37,000 का छोड़कर गए थे, हमारे सैनी ने इसको 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। 2 लाख करोड़। आज सैनी जी मेरे डेटा को सुधारते ही जा रहे हैं।
इसका मतलब कि आप जीडीपी भी बढ़ा रहे हो, जनता की सुख सुविधा भी बढ़ा रहे हो, गरीबों को भी आगे लाने का काम कर रहे हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहे हो। ढेर सारे काम है, आज विषय नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोलने का, परंतु मैं 2 आंकड़े जरूर देना चाहता हूं। जब 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब 10 साल यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी। 10 साल में हरियाणा को 10 साल में 41,000 करोड़ रुपया दिया। और 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार चली, हमने 1,43,000 करोड़ रुपया हरियाणा को देने का 3 गुना पैसा दिया। इसके अलावे 1,26,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, 72,000 करोड़ के सड़क निर्माण का काम और 54,000 करोड़ का रेलवे का काम अलग से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इसमें मैं एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, ढेर सारी योजनाएं और गरीब कल्याण की योजनाएं मैं नहीं मानता हूं। एक सबसे पहली इथेनॉल बायो रिफाइनरी भारत में पानीपत में इसका उद्घाटन करने का काम और ढेर सारे सुशासन के काम भी मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे और सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं। ये सैनी जी, जब आप उनको देखोगे तो बड़े शांत, सौम्य और एक अद्भुत व्यक्तित्व दिखेगा। हंसमुख तो है ही, पर इसके साथ साथ कठोर प्रशासक भी है। प्रशासन पर पूरी उसकी पकड़ है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के सहयोग से हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। हाल ही में हमने बजट पेश किया है, जिसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस बजट के जरिए हम प्रदेश के कई जिलों में माताओं के लिए कई केंद्र खोलने जा रहे हैं। इनमें महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज पिछले 36 वर्षों से रोगियों की महान सेवा कर रहा है। इस समय यहाँ पर एमबीबीएस की 100 सीटें और पीजी की 85 सीटें हैं। यहाँ की ओपीडी में हर साल 5 लाख से अधिक यहाँ मरीज आते हैं, जो इस मेडिकल कॉलेज से लाभ उनको मिलता है। महाराजा अग्रसेन जी एक महान विभूति थे। उन्होंने हजारों साल पहले इसी अग्रोहा की अपनी वैभवशाली राजधानी से पूरे संसार को लोकतंत्र, आपसी प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया था। उनका गणतंत्र दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत की नींव है। महाराजा अग्रसेन जी ने ऐसी परंपरा डाली थी कि जो भी परिवार अग्रोहा में रहने के लिए आए, उसे यहाँ के लोग 1 ईंट और 1 रुपया देंगे। इससे बाहर से आने वाले परिवार के पास 1 लाख ईंट और 1 लाख उसके पास रुपए इकट्ठे हो जाते थे। इससे वह यहाँ रहने के लिए अपना मकान भी और अपना रोजगार भी यहाँ पर खुशहाली से वो करता था, जिससे वह खुशहाल होता था। मुझे खुशी है कि हमने महाराजा अग्रसेन जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों की याद बनाए रखने के लिए हिसार हवाई अड्डे का नाम भी महाराजा अग्रसेन जी के नाम से रखा है। मुझे यह भी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अग्रोहा के पुरातत्विक स्थल की खुदाई की मंजूरी आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच के आधार के ऊपर हमें मिली है, जिसका हमने 1 सप्ताह पहले 25 मार्च को उसका शुभारंभ भी कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को मेडिकल हब बनाने का जो विजन रखा है, इसे साकार करने के लिए पर्याप्त डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना जरूरी है। इसलिए हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज
वो स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। इनमें से 9 मेडिकल कॉलेज हमारे पिछले 10 वर्ष के आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में खुले हैं तथा 9 निर्माणाधीन हैं। इनके अलावा बाड़सा जिला झज्जर में आप सबके आशीर्वाद से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स स्थापित किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारा लक्ष्य सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया है। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय साथियों, हाल ही में मैंने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के 9,931 करोड़ रुपए के बजट को हमने बढ़ा करके 10,159 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा भी हमने कई नई पहलें वो की हैं। अगले वित्त वर्ष में पंचकुला, पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, पलवल, सिरसा, कैथल, महेंद्रगढ़ के जिला अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों नू में अति आधुनिक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक सेवाओं तथा आधुनिकतम उपकरण जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे उपलब्ध कराए जाएंगे। हम चिकित्सा क्षेत्र के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस काम में महाराजा अग्रसेन जी मेडिकल कॉलेज वर्षों से महान सेवाएं प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर आप सबको प्रतिमा के अनावरण, नवनिर्मित आईसीयू भवन के उद्घाटन तथा पीजी छात्रावास के शिलान्यास आज आदरणीय अमित शाह जी ने ये कृपा हम सबके ऊपर की है। आज उनके आशीर्वाद से हमें ये मिले हैं। मैं आप सब की तरफ से पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद करता हूं। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां एक तरफ हरियाणा 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला पहला राज्य बना, तो वहीं अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के समय में हरियाणा विकास के दर में काफी पीछे था। आज हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। बेटियां हर क्षेत्र में आगे है, क्योंकि बीजेपी के दिग्गजों का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में ही देश और प्रदेश का विकास संभव है। आउटपुट डेस्क पर्ल्स 24 न्यूज। अब हम दूसरी रिपोर्ट पे बात करेंगे उत्तराखंड की। जी हाँ, उत्तराखंड की धामी सरकार एक के बाद एक फैसले ले रही है। पहले धामी सरकार ने यूसीसी लागू किया, फिर भू कानून लागू किया और अब 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उत्तराखंड की कई जगहों के नाम धामी सरकार ने बदलने का फैसला लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तराखंड में धामी सरकार ने नवरात्रों में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 4 जिलों हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल के कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। शासन की ओर से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत हरिद्वार जिले में 10 गांव और स्थानों के नामों में परिवर्तन किया गया है, जबकि देहरादून जिले के 4 जगहों के नाम बदले गए हैं। नैनीताल जिले के 2 स्थानों के नामों में बदलाव किया गया है। उधम सिंह नगर जिले के 1 जगह का नाम बदला गया है। लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। देहरादून में उत्तराखंड सरकार की ओर से हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कई जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसको लेकर टपकेश्वर महादेव मंदिर के आचार्य डॉक्टर विपिन जोशी ने कहा कि ये ऐतिहासिक है और इसकी सराहना की जानी चाहिए।
हरिद्वार हमारी देवभूमि के मुख्य द्वारों में से एक है और वहाँ के स्थानों के नाम हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार होने चाहिए। मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उठाए गए इस कदम का स्वागत करता हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है। ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है, ये कहीं न कहीं अगर आप हरिद्वार हमारी देवभूमि का एक सबसे प्रमुख द्वार है, वहां के आसपास के जो जुड़े हुए नाम हैं वो सनातन संस्कृति के अनुकूल होने चाहिए। ये कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत इनका नाम इस तरीके से रखा गया था ताकि जो है लोग कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति में रहे और कहीं न कहीं उनके अंदर एक गुलामी और कहीं न कहीं जो आताताई हैं, इस टाइप के लोग हैं, उनके नामों पे हम अगर स्थानों के नाम रखे हों तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। वो किसी के लिए भी ठीक नहीं है, वो ना सनातन के लिए ठीक है और ना जिन लोगों के लिए वो नाम रखे गए थे उन लोगों के लिए ठीक है। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये नाम परिवर्तन निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था। मैं इसका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से इससे मैंने आपको बताया कि देवभूमि का देवत्व सुरक्षित रहेगा और उसके साथ साथ कहीं न कहीं सनातन की जो पताका है आज पूरे विश्व में फहरा रही है और कहीं न कहीं इस प्रकार की चीजें उसमें बाधक हैं जो कोई ऐसे आइडियल लोग नहीं है। मैं अगर कोई आइडियल लोग हों, जैसे हमारे वहां एपीजे अब्दुल कलाम साहब रहे, दूसरे वीर अब्दुल हमीद रहे, जो ऐसे लोगों को महिमामंडित किया जाना चाहिए और इस प्रकार के आताताई आतंकवादी या इस टाइप की सोच वाले लोग जिन्होंने दहशत फैलाई, समाज में भय का माहौल बनाया, उनको कभी भी हमें जो है प्रेरक नहीं बनाना चाहिए, उनका महिमामंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से देवभूमि के देवत्व के अनुकूल उत्तराखंड एक देवभूमि है, पूरे विश्व की आस्था का केंद्र है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के इस कदम का हृदय की गहराई से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार प्रदेश की उन्नति के लिए एक के बाद एक लगातार फैसले ले रही है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए उत्तराखंड का। उत्तराखंड में आगामी चुनाव आने में काफी समय बचा है, लेकिन धामी सरकार फुल एक्टिव मोड में है और लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रही है, जिसके बाद धामी सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति तक हर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तो वही विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार के इस फैसले का भी विरोध कर रहा है। अब देखना तो ये होगा कि सरकार की ओर से लिए गए फैसले जनता को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये तो हमें 2027 के चुनावों में ही देखने के लिए मिलेगा। आउटपुट डेस्क, पल्स 24 न्यूज।